मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये बयान छत्तीसगढ़ चुनाव में नया भूचाल लेकर आया है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहती है तो बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांकेर के पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण से लेकर जाति कार्ड तक हर एक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है। सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है। जाहिर है कि बिहार से शुरू हुई जाति की आग की चपेट में छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह आ चुका है। कांग्रेस अपने ओबीसी कार्ड के जरिए प्रदेश के बड़े तबके को वोट में कन्वर्ट करना चाहती है, जिससे उसकी जमीन और मजबूत हो सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक के साथ ही अब पिछड़ा वर्ग का तबका बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है और यकीनन ये वोट बैंक 2023 के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। लाजमी है कि साल चुनावी है, मुद्दा सियासी है तो राजनीति भी जमकर होनी है। बीजेपी कांग्रेस के जाति कार्ड को ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लोगों को अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का काम करती रही है। कांग्रेस हमेशा जातिवाद के ऊपर में राजनीति करती रही है। तो देश को एक रूपता में लाने की कोशिश करना चाहिए, देश को विभाजन के में नहीं करना चाहिए और इसलिए विभाजनकारी राजनीति कोई देश को बांटने की करती है तो कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल जी ने जातिवाद के नाम पर एक चुनाव के लिए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा कर दी। तो भूपेश बघेल आरक्षण नहीं देना चाहते, वो तो खाली वोट की राजनीति के लिए लोगों को भरमाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में 15 साल की रमन सरकार के बाद कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेगी, तो बीजेपी केंद्र सरकार के महिला आरक्षण के भरोसे सत्ता की राह तलाश रही है। अब देखना होगा कि किसकी कवायद इस चुनाव में रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है जनगणना से मतगणना। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जाति का तड़का लग चुका है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर जातिगत जनगणना की बात कही है, तो वहीं बीजेपी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। क्या छत्तीसगढ़ चुनाव में जाति का कार्ड कमाल दिखाएगा और क्या वाकई जातिगत जनगणना की जरूरत है? आज इन्हीं मुद्दों को समझने की हम कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी से KS चौहान जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। डॉक्टर अजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस लगातार अब यही कह रही है कि अगर सरकार रिपीट होती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बीजेपी की ओर से जातिगत जनगणना के पक्ष में किसी तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है आखिर जातिगत जनगणना कराने की? अच्छा रितु जी, देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा निजाम है जहां बंदों को तौला नहीं जाता वरन गिना जाता है। तो इसी विषय के अक्स तले जी जातिगत जनगणना की जो बात है, तो 1957 में इसे हम पूरे भारत में 3 मॉडल में देख सकते हैं काफी गंभीरता से। 1957 में डॉक्टर लोहिया जी जो मॉडल दिए उसे मैं लालू मॉडल तक लेता हूं, जिसमें मुलायम सिंह, नीतीश कुमार या फिर कह सकते हैं रामविलास पासवान जी भी शामिल थे। दूसरा मॉडल आता है 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय जी का मॉडल, जिसे मैं आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के मॉडल तक ले जाता हूं। और तीसरा मॉडल इसमें आता है
काशी मायावती का मॉडल। तो देखिए, काफी बिहार की जो जनगणना हुई है, जी बिहार की जनगणना में माइनॉरिटी जो है मुस्लिम समुदाय की बात 17% कही गई, लेकिन उसको दो पार्टों में बांटा गया है। उस जनगणना को आप पढ़ेंगे, एक है अति पिछड़ा और दूसरा है अगड़ा। तो अगड़ा को अगर उसको हिंदू समाज में शामिल किया गया है और अति पिछड़ा को पिछड़ा में, इससे पिछड़े वर्ग की संख्या में भी वृद्धि हुई और अगड़े को उसमें शामिल किए हैं, इसलिए अगड़े में भी वृद्धि हुई। अब वो मॉडल चलता गया, लेकिन 60 के दशक में उपाध्याय जी से लेकर के मोदी जी का जो मॉडल था, ये दौर चलता गया और 1974 में बाबा साहब देवरस पुणे में एक जो व्याख्यान दिए, वसंत व्याख्यान, उस व्याख्यान में वो पहली बार संदेश दिए थे जनसंघ को। दूसरा प्लेयर आया जनसंघ कि आपको ओबीसी को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद 80 के दशक में काशीराम मायावती जी का जो रहा, वो 12 के बाद एक प्रकार से उसमें कह सकते हैं शिथिलता दिखाई दे रही जी। अब यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से आपके दर्शकों के लिए रितु जी, जो लोहिया जी और लालू का मॉडल था, उसमें अगड़ों को छोड़ा गया और पिछड़े और माइनॉरिटी को रखा गया। उपाध्याय जी मोदी जी का मॉडल था, उसमें पिछड़ों को रखा गया और अगड़ों को रखा गया, अल्पसंख्यक को छोड़ा गया। अब दोनों परिवेश में दलित कहीं नहीं, इसलिए काशीराम मायावती जी का मॉडल आया। लेकिन 2014 के बाद और खास तौर से 2017 में यूपी का जो चुनाव हुआ, तो यहां पर हम देखिए रितु जी, जब जब भी जातिगत चेतना शिखर पर होती है तो वहां हिंदुत्व कमजोर पड़ता है जी। और जहां जहां जातिगत चेतना शिथिल होती है वहां हिंदुत्व आगे बढ़ता है। अब ये जो विषय आया है, तो इसमें निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस भी इसमें शामिल रही 2018 में, वो ये सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे की है, लेकिन उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हो गया और सत्ता में परिवर्तन होने के बाद भावी राजनीति का समीकरण बन रहा है। बाकी आप अवसर देंगे तो फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर सरकार रिपीट होती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस से अगला सवाल रहेगा। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास में आ रही हूँ। कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन हम चाहते हैं और अगर सरकार रिपीट होगी तो ये जनगणना कराई भी जाएगी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? विकास के लिए कितना जरूरी है कि पहले जनगणना की जाए, उसके बाद ही विकास होगा? रितु जी, निश्चित तौर पर देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो सहकारी संघवाद है, उसमें आम जनगणना कराना केंद्र का दायित्व है। और जहां तक बात जातिगत जनगणना की है, तो निश्चित तौर पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की हकीकत जानने के लिए ये जातिवार, वर्गवार उनका परीक्षण होना, उनके आंकड़े जुटाना, ये निहायत ही जरूरी है। लगातार देखिए 1931 के बाद 1941 में भी ये काम हुआ और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2011 में ये शुरू हुआ था आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जाति के आधार पर। 4,389 करोड़ का बजट उसमें खर्च किया गया। 2013 के आखिरी तक वो आंकड़े भी उपलब्ध हुए, लेकिन जब प्रोसेसिंग के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होने की बारी आई तो उस समय सत्ता परिवर्तन हो गया और 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब तक रिपोर्ट पूरे आ चुके थे। और उसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मोदी जी की पहली सरकार में उन्होंने, जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादा किया था कि वो आंकड़े जो है सार्वजनिक किए जाएंगे, लेकिन दुर्भावनापूर्वक ओबीसी के संदर्भ में जो आंकड़े जुटाए गए थे, जो फाइनल रिपोर्ट तैयार है, पिछले 9 साल से मोदी जी की सरकार दबा के बैठी है। 2016 में केवल जातियों के जो आंकड़े हैं उसको छोड़कर बाकी सारे डेटा उस सर्वे के वो जारी कर दिए, लेकिन आज तक जो ओबीसी का जो सर्वेक्षण है वो जारी ही नहीं किया गया। इस बात में कोई संदेह नहीं है जी कि ओबीसी जो है देश का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है सुरेंद्र जी, के चौहान जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी लौटूंगी मैं आपके पास। के जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रितु जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि केंद्र का ये दायित्व है और केंद्र को करवाना चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 1931 में हुआ था और उसके बाद 2011 में इन्होंने करवाने की कोशिश की।
मैं बताऊं, भी हुआ था। दो सुनिए 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 सुनिए, आपका समय निकल गया वर्मा जी। 80 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे, और 80 साल छोड़ दीजिए, अरे जो आप रिपोर्ट 60 से है वो 9 साल से दबा के बैठे हो, उसके लिए कब माफी मांगोगे? रुकिए 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 वर्मा जी, जो रुकिए। सर्वेक्षण हो चुका है, बोल लीजिए, 9 आप साल बोल से लीजिए, कब तक नेहरू जी को, कब तक बोल इंदिरा जी लीजिए, को बोल माफी लीजिए। मांगोगे? 9 बोल साल का लीजिए। हिसाब कब दोगे? ठीक बोल है लीजिए। सुरेंद्र जी, ठीक है, अब के.एस. चौहान जी को भी नहीं मौका तो दे देते हैं, बेशर्मी उनकी से बात भी हंसी आ सुन रही लेते थी। हैं। इनसे ठीक है, खुशी आ रही तुझे? ठीक है 9 साल सुरेंद्र से जी, दबा लौटूंगी मैं बैठे, आपके पास। उस पर क्या जवाब है इनका? ठीक है, जवाब भी दीजिएगा के.एस. चौहान जी और अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। अब क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा होता है। और दूसरी बात ये है, जब ये खिसियाते हैं तो ऐसे ही खंबा नोचते हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे खंबा नोच रही है। आज जो ये झूठ का पुलिंदा उन्होंने बना के रखा हुआ है, आप 1931 के बाद, 1947 के बाद, जब 60 से 65 साल आपकी सरकार थी, तो आप क्या सोए हुए थे? उस समय जातिगत जनगणना की याद नहीं आई आपको? 2013 तक की रिपोर्ट है मोदी सरकार के पास, उस अरे पर चुप क्यों रहिए। जवाब दोगे? ये अरे विवाद करना छोड़ दीजिए, ये आरएसएस की चुप रहिए। ट्रेनिंग का नतीजा है। क्या क्या कर रहे थे आप? 60 से 65 साल आप लोग क्या कर रहे थे? पर क्या जवाब है? 60 से 65 साल आप क्या कर रहे थे? 2013 क्या कर रहे थे आप? पर जवाब दीजिए। क्या कर रहे थे? ये लफाजी बंद कर दीजिए। क्या कर बहुत रहे हो थे गया, कर आप? लिए। ये बताइए आप मेरे को। ठीक है 60 से सुरेंद्र 65 जी, साल आपकी सरकार सुरेंद्र थी। जी, क्या जिस तरह से कहा देखिए, ओबीसी हेडक्वार्टर ठीक है पर? के.एस. चौहान जी, आपकी बात भी सुनिए। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है। ये ओबीसी को ठीक है। सुरेंद्र जी, आपके पास मेरी में आ बात रही हूँ। पूरी नहीं हुई है। वापस लिए था, ये इनकी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। ठीक है, सो के.एस. जी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। सुरेंद्र जी बार बार कुछ बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। के.एस. जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है सुरेंद्र जी, पहले जवाब दीजिएगा, पहले जवाब दीजिएगा। आप 2011 की बात करते हैं। के.एस. जी, नहीं, गलत बात है ये। मेरे समय में बोलते रहे, मेरे को अपनी बात रखने की जी, जब वो समय नहीं मिला। के.एस. जी, मेरे को जब बात आप रखने मुस्कुरा रहे दीजिए। थे तो आपको भी मौका दिया गया था। आप मेरे जब को- बीच मेरे में को कहा- मुस्कुराए मेरे को मौका तो आपको दिया भी गया, मौका मेरे दिया गया। को- ठीक है, अपनी बात पूरी मेरे को करिए। मौका दिया गया, लेकिन आपने मेरी बात कहा सुनी। ठीक है, बीच ठीक में है, अपनी बोलते बात पूरी रहे। करिए। ये बेशर्मी से हंसते हैं ओबीसी के मामले अरे में। बेशर्मी आपकी है। ये पूंजीपतियों के गुलाम बताया केंद्रीय अरे सचिवालय बेशर्मी- में बेशर्मी आप सुरेंद्र जी, के.एस. जी की बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। सुरेंद्र जी, पहले के.एस. जी की बात। सुरेंद्र जी, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। सुरेंद्र जी, आऊंगी मैं आपके पास, पहले के.एस. जी की बात पूरी होने दीजिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले के.एस. जी की बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी। रितु जी, जी। रितु जी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि 60 से 65 साल ये लोग क्या करते हैं। दूसरी बात, आज जब 2023 में, और इनको जनवरी में ये बोलते हैं कि हमने सर्वे कराया और जातिगत जनगणना करवाई, ठीक है, इसमें ये बोलते हैं कि हमने अपने लिए करवाई, सार्वजनिक नहीं की। क्यों नहीं की भाई? क्यों नहीं की? आप अपनी जाति, अब वो बोलते हैं कि फिर से हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 2023 में करवाई ना आपने, क्यों नहीं की? दूसरी बात, 2011 में इन्होंने आजादी के बाद 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो इनके पास जातिगत डाटा आया था जी। उसको भी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। और आज रितु जी, मेन बात क्या है कि सुरेंद्र जी, बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। सुरेंद्र जी, मौका दिया जाएगा आपको, पहले बात तो पूरी होने दीजिए। सुरेंद्र जी, इस तरह से देखिए ना, आप अपनी बात रख पाएंगे ना, के.एस. जी अपनी बात रख पाएंगे? इंतजार करिए, उन्हें भी बोल लेने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। ये बौखलाने की बात है। के.एस. जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ये बौखलाएंगे। और दूसरी बात, रितु जी, जी। 2011 में इन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? और तीसरी बात रितु जी, आज मेरे को ये बताइए कि आज ये बोलते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये क्यों मामला उठ रहा है? ये सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल आया, उसको प्रभावहीन करने के लिए ठीक है, ये जातिगत ठीक है। के.एस. जी, अब जवाब भी ले लेते। ठीक है, आपने 3 चीजें उठा दी, अब इन तीनों चीजों का जवाब भी सुनिए। जल्दी से जवाब भी दीजिएगा सुरेंद्र जी। साथ ही ये भी बताइएगा, आप 2011 की बात करते हैं। के.एस. जी, मैं सवाल कर रही हूँ। के.एस. जी, आपके सवाल हो चुके हैं, मैं सवाल कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, आप 2011 की बात करते हैं, तब भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। आप अभी करते हैं कि हम अपने लिए जातिगत जनगणना कराते, उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। अब जब आपको पता है चुनाव सर पर है, समय बाकी नहीं, और ऐसे समय में ये
ये जो ऐलान करना कि हम अगर सरकार में दोबारा से रिपीट होते हैं तो हम जनगणना कराएंगे, तो क्या सिर्फ वोट खींचने के लिए, सिर्फ वोट लुभाने के लिए घोषणा की जा रही है? रितु जी, आप इनके झांसे में मत आइए। मैं किसी के झांसे में नहीं आ रही। सुरेश जी, मैं आपसे अपना सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप के.एस. चौहान जी के सवालों का जवाब देना चाहते हो तो जवाब दीजिए। मैं किसी के झांसे में नहीं आ रही हूँ, मैं दोनों से प्रश्न कर रही हूँ, मौका भी बराबर दिया जा रहा है। उसका रितु जी विनम्र नहीं होता ना, बीच में मत बोलिएगा, मुझे अपनी बात सुरेश जी, मुझे सवाल करने का हक है। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं दोबारा से अपना प्रश्न रखूंगी। आप सीधा जवाब नहीं देंगे, मैं उसके बाद भी अपना प्रश्न रखूंगी। पूछने में कम समय लगता है, आरोप लगाने में कम समय लगता है, आप बोलने नहीं देंगे मुझे। आप दीजिए जवाब, आप दीजिए जवाब। जनगणना और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग दोनों के काम में, दोनों के स्वरूप में अंतर है, ये समझिएगा। इन संघियों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कुतर्क करते हैं। 15 साल ये सरकार में रहे, ओबीसी छत्तीसगढ़ में उनके हेड काउंट के लिए क्या व्यवस्था की? कोर्ट के निर्देश पर, कोर्ट के आदेश आरक्षण छत्तीसगढ़ तब हमने जस्टिस शर्मिला पटेल की अध्यक्षता में गठन किया। सुरेश जी, के.एस. जी, आप दोनों की बात ना मैं समझ पा रही हूँ ना जनता समझ पाएगी। एक एक करके बात रखेंगे तो दोनों की बातें समझ में आएंगी। एक करके अपनी बात रखिए। सुरेश जी, पहले अपनी बात पूरी कीजिएगा, के.एस. जी उसके बाद बोलिएगा। अरे नहीं है आप, ये इनके नहीं है आपके पास जवाब। 15 साल सरकार में रहे। अरे जवाब नहीं है, 15 साल में आपका जवाब जातिगत जनगणना बताओ। के.एस. जी, सवाल करने के लिए बैठी हूँ मैं। उसको सार्वजनिक तो क्यों नहीं किया आपने, ये बताइए आप मेरे को सबसे पहले। अरे यार क्या, जिस प्रकार से अरे दलाल तो तू है, सचिवालय में सचिव, तीनों अरे दलाल तो तुम हो, भवन पर दलाल तो तुम हो, तो ये जब चुनाव का दलाल तो तुम हो, एक नंबर हो, एक शाही परिवार में नंबर हो, हिंदू मुस्लिम पे और कुछ नहीं है। 2200 तो जातिगत जनगणना करवा नहीं रहे हो और जातिगत जनगणना हो रहे हो। करने वाले लोग बेवकूफ नहीं है, ऐसा लोग बेवकूफ नहीं है। ये सांप्रदायिक, अरे लोग बेवकूफ नहीं है, तुम्हारी सब हरकतें समझते हैं, तुम्हारी पूरी करतूतें समझते हैं। 60 से 65 साल तुम्हारी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? दूसरी बात, 2023 में ठीक है ना, देखिए ना, आप दोनों एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं ना, सवालों को ठीक से सुन रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, पहले अजय जी के पास जा रही हूँ। ठीक है सुरेश जी, अजय जी की बात सुन लेते हैं। सुरेश जी, काफी समय दिया जा रहा है, आप दोनों को ही काफी समय दिया जा रहा है। पूरा डिबेट का समय सिर्फ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, के.एस. जी, सुरेंद्र जी, आप रुक रहे हैं, आप भी तो कंटिन्यू बोलते ही जा रहे हैं ना। आप सवाल भी एक साथ कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं। अजय जी के पास मैं जा रही हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, अजय जी के पास मैं जा रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। अजय जी, ओबीसी के वर्ग को हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभरता हुआ ओबीसी वर्ग दिख रहा है। जातिगत जनगणना की जो बात कांग्रेस की ओर से लगा जा रही है, सामाजिक न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरेंद्र जी, सवाल भी आप कर लीजिएगा, जवाब भी आप दे दीजिएगा। आप अवसर देंगे तब। बिल्कुल, आपको पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा अवसर सिर्फ आपको नहीं दिए जाएंगे। अजय जी के पास मैं जा रही हूँ। अजय जी, ओबीसी वोट बैंक देख रहे हैं, बड़े वोट बैंक के रूप में उभरता नजर आ रहा है, और ऐसे में जातिगत जनगणना की बात उठाना क्या वोट की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश इसे आप कह सकते हैं? देखिए रितु जी, 2031 या फिर 41 की बात करें, लेकिन पार्लियामेंट में जब गोपीनाथ मुंडे जी जीवित थे तो वो प्रश्न उठाए थे कि जातिगत जनगणना, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और उस समय इसको साथ ही साथ कह सकते हैं कि उनकी इस तरह के ओबीसी नेता उठाए थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार जी इवन बिहार सरकार में के जो मंत्री लोग हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि विपक्ष और बीजेपी प्रदेश इकाई भी प्रधानमंत्री जी के साथ ये भेंट किए थे, और भेंट करने के बाद जनगणना में जातिगत जनगणना की डिमांड वो लोग किए थे जी। अब ये बात वहां से आगे चली। ये बात सच है कि जब आप एससी का करते हैं, एसटी का करते हैं, तो ओबीसी समुदाय भी चाहता है कि सभी वर्गों की क्या गिनती हो जाए। मैं अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही कहा था कि जब कि जमहूरियत में, यह जमहूरियत एक ऐसा निजाम है जहां बंदों को तौला जाता है और गिनती के ऊपर फिर
ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा। तो प्रश्न ये है कि अगर आंकड़ा आ जाता है साइंटिफिक रूप से, उसके बाद जो आप आर्थिक, सामाजिक या फिर सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएं बनाते हैं वो प्रमुख उद्देश्य है। जैसे नीतीश कुमार जी इसके बाद वो सब जैसा बिहार में जैसा किए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण दे दिए। तो प्रश्न ये है, आंकड़ा आनी चाहिए। अब ये जो राजनीति है, इस राजनीति में बीजेपी में भी बीच में संगठन में ओबीसी नेताओं को जिम्मेदारी देना प्रारंभ किए, लेकिन अब प्रश्न आ रहा है कुछ नेताओं तक ये सीमित ना हो, बोल नागरिक के लिए हो, और ये शैक्षणिक या फिर सामाजिक या आर्थिक, और बाद में आएगा ये राजनीतिक। आप महिला आरक्षण बिल के ऊपर भी बात की थी, तो उसमें महिला आरक्षण बिल के मसले के ऊपर ओबीसी वाला जो मुद्दा उठा है, इवन बीजेपी के ही कुछ कद्दावर नेता। अच्छा, बात ये आई, ये सफर बहुत लंबा है रितु जी। तो आज नाउ ए डे जातिगत जनगणना प्रमुख विषय है। विपक्षी पार्टी के रूप में इनका निश्चित रूप से इस मुद्दे को ये करंट मानते हैं, उचित मानते हैं, ये उठा रहे हैं। और सरकार पार्लियामेंट में ये डिक्लेरेशन कर दी। उनका एक मंत्री का कहना था कि अभी प्रोग्राम नहीं है जातिगत जनगणना का। फिर कोविड की भी बात की गई, लेकिन 10 साल में हर साल सम परिस्थिति विषम परिस्थिति में जनगणना होती है, उसी जनगणना को करना है, लेकिन उसमें कास्ट, जाति की बात हो रही है। और आज जाति की जो राजनीति है, पहलू कई है, लेकिन फिलहाल जाति को आगे रखकर बयानबाजी की जा रही है। और इस नब्ज को पहचानना अनिवार्य है। बिल्कुल, बेहद जरूरी है जय जी। के.एस. जॉन जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, समय थोड़ा सीमित है, इसलिए एक एक करके अपने जवाब दीजिएगा। के.एस. जी, बीजेपी को आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? जब भी जातिगत जनगणना की बात की जाती है, पक्ष में तो बीजेपी की ओर से बयान सामने नहीं आते, बल्कि अलग तरह के बयान सामने आते। तो आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। अभी सुरेंद्र जी को भी आप सुन रहे थे, सुरेंद्र जी का भी यही कहना था कि हमने 2011 में शुरू किया, लेकिन 2014 आते आते वो जनता तक नहीं पहुंचा। नहीं, 2011 में चालू किया, वो तो जो जातिगत का जो आधार था, जातिगत डाटा का जो आधार था, तो वो डाटा था वो सार्वजनिक नहीं किया गया। रितु जी, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो जाए। और उसके बाद आपको मैंने यही बताया कि जनवरी 2023 को जब क्वांटिफाइड डाटा के हिसाब से आपने बोला कि हमने सर्वे करा के जातिगत जनगणना की सब आकलन किया है, तो आपने सार्वजनिक नहीं किया। आपको संसद में भी मांगा गया, आपको महामहिम ने भी मांगा, आपने डाटा वहां पर प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि क्या हम न्याय के हिसाब से चले, हम किसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, हम किसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, हम किसको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, हम किसकी मानसिक स्थिति बढ़ाना चाहते हैं, और वो है गरीब, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है और जो सबसे बड़ी जाति है। आज हम गरीब को आर्थिक स्थिति में ऊपर उठाएं, मुख्य धारा में जोड़ें, और उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ाएं। और वही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले जो काम करने वाला है वो किया जाए। आज आप मेरे को ये बताइए, के.एस. जी देखिए, समय सीमित है, सुरेंद्र जी को भी मौका देना जरूरी है। सुरेंद्र जी, अपनी बात रखें। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है, इनको ओबीसी से इतनी नफरत है। आपको याद होगा वीपी सिंह की सरकार थी, इसी मसले पर ओबीसी को 27% आरक्षण के मसले पर इन्होंने समर्थन वापस लेके सरकार गिराया। 15 साल सरकार में है छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार ने तो 76% आरक्षण की जो व्यवस्था की है, छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी जिसको 14% आरक्षण था, 27% की व्यवस्था की। भाजपा के षड्यंत्र के चलते ही 10 महीने से राजभवन में लंबित है। जहां जहां ये विपक्ष में संवैधानिक संस्थानों का इसी तरह दुरुपयोग करते हैं, और इनके लिए तो ये केवल राजनीतिक विषय है। कांग्रेस का संघर्ष जो है सामाजिक न्याय के लिए रहा है। ये लगातार, मोदी जी 2002 के पहले ओबीसी नहीं थे, ये 2001 में मुख्यमंत्री बने, फिर 2002 में ओबीसी होने का नोटिफिकेशन जारी करवाया, और 2014 के चुनाव में ओबीसी के नाम पर वोट मांगे। और उसके बाद अब जब अधिकार देने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम, ये तो अनुसूचित जाति को हिंदू नहीं मानते, ये जनजाति को हिंदू नहीं मानते, ये ओबीसी को हिंदू नहीं मानते। आपको याद होगा, ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए बात मुद्दा सिर्फ एक नहीं, जातिगत जनगणना में कई चीजें सामने आती है, इसके कई पहलू हैं और इसके साथ ही बयानबाजी में भी तमाम पहलू देखने को मिलते हैं और बयानबाजी भी लगातार जारी है। अब इसका परिणाम क्या कुछ होगा, चुनावी परिणाम में क्या असर डालेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जातिगत जनगणना का मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है। बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई उसके बाद से और ज्यादा जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि कांग्रेस की ओर से जहां सीएम भूपेश ट्वीट करते हैं तो वहीं पीएम मोदी का बयान भी सुर्खियों में है। अब ऐसे में ये तमाम बयान और ये तमाम परिस्थितियां चुनावी परिणामों में क्या असर डालेंगी, ये वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा। चलिए इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।